पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। दिन 24 मार्च 2020 रात के 8 बजे प्रधानमंत्री नेशनल टीवी पर आकर नेशनल वाइड लॉकडाउन अनाउंस करते हैं और इसके साथ ही 46 लाख प्रवासी बिहारी मजदूर इंडिया के अलग अलग कोने में फंस जाते हैं। लॉकडाउन एक्सटेंड होता जाता है और इन 46 लाख प्रवासी मजदूर की हालत दिन प्रतिदिन खराब होने लगती है और वो अपने घर लौटने बिहार के लिए मजबूर हो जाते हैं। आपने ठीक सुना है, 46 लाख बिहारी में नहीं, बिहार सरकार की रिपोर्ट कहती है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की पर कैपिटा इनकम सिर्फ 33,000 रुपए, जो कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम से करीबन 1/3 के बराबर। 2023 के बिहार सरकार के कास्ट सर्वे के अनुसार 34% परिवार, मतलब बिहार के हर एक 3 में से एक परिवार गरीबी रेखा के नीचे है। ये 1/3 परिवार की डेली के इनकम 200 रुपये या उससे भी कम है। बिहार की लिटरेसी रेट 62% है, जो कि पूरे इंडिया में सबसे कम है। पर बिहार इतना पिछड़ा क्यों है? बिहार अब तक का बीमारू स्टेट क्यों है? बिहार बाकी स्टेट की तुलना में इतना बैकवर्ड क्यों है? करीबन सारे इकोनॉमिकल एंड सोशल इंडिकेटर में बिहार निचले पायदान में है, पर आखिर क्यों? बिहार का करेंट इकोनॉमिकल कंडीशन के 5 मुख्य कारण हैं। फर्स्ट, पॉलिटिकल लीडरशिप। सेकंड, ज्योग्राफिकल पोजीशन। थर्ड, नेचुरल। फोर्थ, फ्राइट एजुकेशनल पॉलिसी। 5, कास्ट पॉलिटिक्स। आज यहाँ पे हम पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करते हैं। इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए 1990 में, जब तब के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने इंडिया के इकोनॉमी को विदेश निवेशकों के लिए खोल दिया। इस समय बिहार में चीफ मिनिस्टर थे लालू प्रसाद यादव। लालू यादव का फेमस स्टेटमेंट था, हमें विकास नहीं सामान चाहिए, और वो इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ कर मुख्यमंत्री बने थे। उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने 1990 से 2005 तक बिहार पर राज किया। आज पॉलिटिकल पार्टी एंड स्कॉलर को जंगल राज कहते हैं। इस समय को गुंडा राज भी कहा जाता। लालू राज में अनगिनत नरसंहार हुए, जिसमें लखीसराय नरसंहार, सेनारी नरसंहार, बातनी टोला, लक्ष्मण नगर, रामपुर, चौड़ाम नरसंहार, बारा नरसंहार आदि काफी चर्चा में रहे था। आम आदमी ट्रस्ट थे, विकास मानो रुक सी गई थी, लॉ एंड ऑर्डर क्लैप्स हो गए थे, नक्सल चरम पे था। इसी तरह बिहार लालू राज में जो पिछड़ता गया था, कारखाने बंद होने लगे थे, कोई अट्रैक्टिव इंडस्ट्री पॉलिसी नहीं थी, और साथ में ही बिहार के जंगल राज के कारण किसी ने हिम्मत नहीं करी बिहारियों को मजबूर में रोजगार की तलाश में बाहर दूसरे स्टेट में जाना। बिहार की जनता लालू राज से ट्रस्ट होकर नीतीश कुमार को 2005 में चुना। नीतीश 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री को पद संभाला। नीतीश को विरासत में बीमारू स्टेट मिला। लॉ एंड ऑर्डर के बड़ा चैलेंज जो नीतीश कुमार के सामने था, कई क्रिमिनल गैंग्स बिहार में एक्टिव थे। किडनैपिंग एक बहुत ही बड़ी समस्या थी। नीतीश ने आर्म्स एक्ट लाया और स्पेशल कोर्ट सेट अप किए, जिसे की कन्वेंशन प्रोसेस पास हुआ। आर्म्स एक्ट के लाने से और इसके कठोरता से गवर्नमेंट को फायदा हुआ। पहला, क्रिमिनल्स को अरेस्ट करना पुलिस के लिए आसान हो गया, और दूसरा, वेपन बिहार में काफी कम हुए। नीतीश कुमार ने रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल को सोल्जर्स को किया और एक स्पेशल विंग्स ऑफ पुलिस, स्पेशल पुलिस सेफ बनाया। रिटायर्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर को भी किया और एक इन्वेस्टिगेशन यूनिट बनाया, जिसका नाम था स्पेशल यूनिट। यह यूनिट बिहार गवर्नमेंट में द्वारा किया गया करप्शन पर नकेल कसने का काम किया। इस तरह के की नीतीश कुमार गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए किया। नीतीश कुमार के डिपार्टमेंट एजुकेशन, वोमेन, लॉ एंड ऑर्डर पर काफी काम हुआ, परंतु बिहार अब भी बीमारू राज्य में ही गिना जाता। अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ की एक बहुत बड़ी समस्या है। नीतीश अपने 19 साल के राज्य में कोई बड़ी इंडस्ट्री सेट नहीं किए पाई। रोजगार देने में नीतीश बुरी तरह से लो गए। आज भी बिहार का अनएम्प्लॉयमेंट इन बॉटम 3 में ही आता है। पर अब बिहार के पास लालू, तेजस्वी और नीतीश कुमार के अलावा एक और विकल्प है, प्रशांत किशोर के रूप में। लेकिन कौन है ये प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर का जन्म
बिहार में 1977 में हुआ था। उनके पिता का नाम श्रीकांत पांडे और माता जानवी देवी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बिहार में ही हुई थी। इसके बाद उन्होंने दिल्ली हिंदू कॉलेज में किया और बाद में बिहार में यूएन के पोलियो अभियान में नौकरी मिली। उनके काम में प्रभावित होकर उन्हें यूएन दिल्ली ऑफिस में बड़े प्रोजेक्ट के लिए अपॉइंटमेंट किया गया। इसके बाद प्रशांत किशोर का ट्रांसफर हेड ऑफिस अमेरिका में हो गया। इसी प्रशांत के एक लेख लिखा था जो कि गुजरात के बच्चों पे था। नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। मोदी प्रशांत के इस लेख से काफी प्रभावित हुए थे, इसलिए मोदी ने प्रशांत को गुजरात में इसी सब्जेक्ट पर काम करने का ऑफर दिया। प्रशांत ने हाँ कर दी और गुजरात आ गए और यही इस प्रशांत किशोर की राजनीति में इनडायरेक्टली एंट्री होती है। मोदी प्रशांत के वर्क स्टाइल में काफी प्रभावित है। इसी प्रोजेक्ट के दौरान प्रशांत ने मोदी को सोशल मीडिया के पावर से अवगत कराया और धीरे धीरे प्रशांत मोदी के इलेक्शन कैंपिंग को ऑर्गेनाइज किया। 2014 जनरल इलेक्शन में प्रशांत किशोर की डाटा एनालिटिक्स अप्रोच चाय पर चर्चा की। ग्रास रूट कैंपिंग ने मोदी की हिस्टोरिकल विक्ट्री में काफी रोल रहा। 2015 में प्रशांत किशोर PAC इंडिया पॉलिटिकल एक्शन कमेटी का गठन किया। प्रशांत ने युवाओं को IPAC में लाया। IPAC पॉलिटिकल पार्टी को कैंपिंग में सपोर्ट करती है। प्रशांत किशोर को चाणक्य ऑफ इंडिया पॉलिटिक्स भी कहा जाता है, पर ऐसा क्यों? प्रशांत किशोर और उनकी PAC ने 2015 में बिहार से नीतीश कुमार के इलेक्शन कैंपिंग पर काम किया। 2017 में पंजाब की इलेक्शन में कांग्रेस के लिए इलेक्शन स्ट्रेटेजी पर काम किया। 2017 में यूपी इलेक्शन में कांग्रेस के लिए काम किया। 2019 में आंध्रा इलेक्शन में रेड्डी के लिए इलेक्शन कैंपिंग पर काम किया। 2019 से 2021 तक प्रशांत महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल में इलेक्शन सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी बनाई, जिस सिर्फ 2017 के यूपी इलेक्शन को छोड़ पीके ने बाकी सारे इलेक्शन में सफल हुए। प्रशांत किशोर के पास लगभग सभी बड़े राजनेता और राजनीतिक पार्टी के साथ काम करने का अनुभव है। उन्होंने बिहार और बिहार के लोगों की दुर्दशा काफी नजदीक से देखा, जो समझा। उनके अनुसार उनके पास बिहार के डेवलपमेंट का ब्लूप्रिंट प्लान है। वह लोगों से जुड़ने के लिए और संगठन बनाने के लिए पद यात्रा कर रहे हैं। इसलिए अब आने वाला बिहार इलेक्शन न केवल बिहारियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बल्कि पूरे देश के आने वाली राजनीति के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब देखना है बिहारी अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए जन सुराज को चुनती है या उसी पुरानी जातिगत राजनीति में फंसकर अपनी बदहाली चुनती है। जय हिंद, जय बिहार।